प्रत्येक मंगलवार की तरह हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। तो देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विशेष रूप से इस बात को बताया कि ये पहली बार ऐसा होगा 80 साल में कि जब माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर पर जाएंगे तो वंदे मातरम का गान होगा। ऐसा देश में पहली बार होगा आज़ादी के बाद। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रगान है और दूसरा अपना जो प्रक्रिया जैसे चलती थी वैसी चलेगी। तो एक हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, बहुत सफलतापूर्वक निकाली जा रही हैं। जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस का संदेश का सीधा प्रसारण होगा और दो तरह से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उनके संदेश का वाचन होता ही है, साथ ही जिला स्तर पर उस जिले की उपलब्धियां जो है, पिछले दिनों हुए विकास के काम है, वो भी जिले में लोगों को पता चले किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ी है, सोशल वेलफेयर की स्कीम से किस तरह सरकार आगे गई है। उस सब के भी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जन विश्वास अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। जन विश्वास अभियान के पहले सप्ताह की बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे अधिकारी हो या मध्य प्रदेश में जन अभियान, हमारा जो जन विश्वास अभियान है, इसके शुक्रवार के दिन की जो रिपोर्टिंग है पूरे प्रदेश में, चाहे शासकीय स्तर अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बहुत ही बढ़िया इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी समयों में जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं उनके निराकरण के लिए और सरकार से सीधे संवाद के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कोशिश है सरकार की। होम स्टे का भी विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड टाटा स्ट्राइक के मध्य 2 वर्ष की अवधि के लिए जो MOU निष्पादित किया गया, इसमें होम स्टे इकोसिस्टम में लगभग 1000 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देने की बात भी हमारी सरकार ने करी है और 1000 वो लोग जिनके अपने मकान हैं और होम स्टे के रूप में वो व्यवसाय कर सकते हैं। ये खुद के व्यवसाय के लिए एक अच्छी परियोजना है जो मध्य प्रदेश में इसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। 14 तारीख में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर और संभाग स्तर पर शांति मार्च, मौन जुलूस आदि निकाले जाएंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग में जो हमारी सरकार ने किया है कि 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नत हुए। मुझे लगता है एक साथ पुलिस डिपार्टमेंट में इतने प्रमोशन से पहली बार हुए और इसके कारण हमारा जो स्पेस बनेगा भर्तियों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमोशन के कारण भर्तियां अटकी हुई थी, प्रमोशन होने से भर्तियों का रास्ता खुलेगा। एक नवाचार और प्रदेश में हो रहा है कि हम चूंकि उद्योग, हमने पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया है और जो चीज निकल के आई है कि हमारे यहाँ औद्योगिक सुरक्षा बल मध्य प्रदेश में नहीं है। तो 3 सुरक्षा बलों के गठन की बात हमारे प्रदेश में हुई है और सबसे पहला जो है वो खंडवा में इसके लिए एक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला। लेकिन इसको बाद में पुलिस बटालियन बनेगी नई और उस पुलिस बटालियन के बनने से एक तो जॉब भी क्रिएट होंगे, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में जो असुरक्षा का एक माहौल रहता है उससे भी एक निजात मिलेगी। बलराम कृषि महोत्सव धूमधाम से पूरे प्रदेश में मन रहा है। 15 जुलाई से अब तक लगभग 13 आयोजन हो चुके हैं। आज 14वां आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और स्वाभाविक रूप से चूंकि कृषि कल्याण वर्ष है तो इसमें हर हाल में किसान को 10 घंटे बिजली मिले खेती के उपयोग के लिए, इस बात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और कृषि कल्याण वर्ष में दुग्ध उत्पादन, हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन है जिसे कहते हैं, उसमें बहुत मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है। अभी सांची ब्रांड का जो हमारा उसके ब्रांड के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी हमारा उत्पादन लगभग 12% है दूध का। इसे हम 20% लक्ष्य पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं और जिस पर विभाग भी काम कर रहा है। ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व तो पहले G20 बैठकों और अब ब्रिक्स की बैठकों के माध्यम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान उज्जवल हुई है।
मध्य प्रदेश भी सौभाग्यशाली है कि हमें ब्रिक्स की दूसरी बैठक की मेजबानी करने का अवसर मिला। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में बताया कि मुख्य थीम जो रही है वो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के संकल्प के साथ आयोजित इस 3 दिवसीय वैश्विक समागम ने राष्ट्रीय कूटनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग का एक नया इतिहास रचा है। इसमें 14 देशों के 55 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए। 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक, भोपाल घोषणा पत्र का अंगीकार करना, इस तरह के बड़े दूरगामी परिणामों को लक्षित करते हुए एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। हमारा एविएशन इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका है और एयर कनेक्टिविटी में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का वाहिद राज्य है जिनमें कि आज़ादी के पहले के एयरपोर्ट, आज़ाद होने के बाद 5 बरस तक के उपलब्धि और इन 5 सालों की उपलब्धि, इसमें अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। पहले जहां हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा उसकी कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और कल जो पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू हुई हैं। इंदौर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उसमें शामिल है। भोपाल से शारजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है। और भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, जबलपुर कोलकाता, ये भी प्रारंभ की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हवाई यात्राओं के मामले में ही मध्य प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। एक और चीज़ आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो हुई, भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए, मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे, इसको पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे। और ये लगभग पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भूमि के लिए जारी नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत में 140 करोड़ की और वृद्धि हुई है। तो आज हम कह सकते हैं कि लगभग 1757 करोड़ की ये इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। और ये इस परियोजना हेतु जो कंसेशन हमारा अवधि है वो 17 वर्ष की रहेगी। और इस मार्ग के बनने से भोपाल के साथ साथ विदिशा को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। विदिशा को विकास की सुविधा संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब मार्ग बनता है तो मार्ग विकास के रास्ते भी खोलता है, इंडस्ट्रीज के रास्ते खोलेगा। आपके होटल इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, सारी चीज़ों का एक तरह से उनको लाभ मिलने वाला है। एक चीज़ और, भोपाल शहर के हिसाब से हमारा बाईपास, जो भोपाल बाईपास 4 लेन बीओटी टोल वाली परियोजना का जो था, उसमें पिछले 2 वर्षों में 145.87 करोड़ रुपए टोल एकत्रित किया गया। और ये लगभग 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से ये टोल वसूला जाता है। इसका उपयोग मार्गों के उन्नयन, रखरखाव और राज्य बजट पर निर्भरता न रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आज कैबिनेट ने इस टोल संग्रहण की अनुमति अभी दी है 19/7/26 से इसको 31/12/31 तक 5 वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया है इसको टोल बढ़ाने के लिए। इस पैसे से तो हमारी जो दूसरी परियोजनाएं हैं और मार्गों के उन्नयन और नए निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और बाईपास भी हमारा जो भोपाल बाईपास है ये अप टू डेट रहे, मोटरेबल रहे और लोगों को बाहर से यातायात करने के लिए सुविधा युक्त रहे, इस बात की चिंता भी सरकार ने की। एक चीज और विशेष रूप से आज हुई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के अंतर्गत जो गठित उपक्रम है नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हमने भूमि आवंटित करने का काम किया। ये 2 तरह से लाभकारी होगी। एक तो हमारा पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष था, इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं। तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे और खासकर किसानों के लिए कि सोयाबीन उत्पादक किसान है
उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा, किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में, भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है। और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष है, एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, इसके लिए सरकार ने इसको भूमि निःशुल्क देने का सरकार ने फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण चीज है हमारी कि जो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन समितियां हैं हमारी, उनको लाभांश हम हर साल देते हैं। जो वनोपज हमारा जो वहाँ पर हमारी समितियों के लोग हैं या मजदूर हैं, वो जो काम करते हैं मजदूरी तो उनको मिलती है, साथ ही हम उन्हें लाभांश देने का काम भी करते हैं। आज फौरी तौर पर चर्चा हुई है, भविष्य में इस पर निर्णय होगा कि सरकार ये तय करने जा रही है कि अभी जो लोग उसमें काम करते हैं लाभांश सब में बांटते हैं। कई बार बाहर से मजदूर आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो हकदार सब वो भी होते हैं। सरकार इस बात पे आगे बढ़ रही है कि हम जो काम करने आएंगे सबको वाजिब मजदूरी मिले, लेकिन जो लाभांश है उसका वो लेके स्थानीय स्तर पर जो वन समितियां हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के उन गाँव के निवासी हैं, लाभांश उनमें ही वितरित किया जाए, इस बात के लिए सरकार आगे बढ़ी है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इस चीज को जमीन पर उतारने का काम होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है, आपको जहन में होगा कि रानी दुर्गावती की स्मृति में हम लोगों ने एक कैबिनेट जबलपुर में की थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रानी दुर्गावती जी के नाम से चलने वाले पुरस्कारों को और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कारों को थोड़ा सा इनको और व्यापक करने की आवश्यकता है। तो आज सरकार ने फैसला किया है कैबिनेट के माध्यम से कि जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते समाज में काम करने वाली ऐसी महिलाओं को अब हम 2 लाख रुपए रानी दुर्गावती पुरस्कार के रूप में राशि देंगे इस साल से। और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि भी जो वर्तमान में 1 लाख उसे भी बढ़ाकर 2 लाख रुपए का करने का प्रस्ताव है, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। 4 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। उससे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार इसमें काफी तेजी से बढ़ी है और महिलाओं को लगेगा कि अगर हम इस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो सरकार भी हमको प्रोत्साहित करने का काम करती है और दूसरी महिलाओं को इस तरह प्रोत्साहन भी मिलेगा और आगे इस तरह के कामों के लिए उनको प्रेरणा भी मिलेगी। तो आज की कैबिनेट में इस तरह से रखा गया था। बाकी चीजें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हमारे जो एक पटल पे विषय रखने वाले हैं उनको भी किया गया है। एक दुर्भाग्यजनक घटना मध्य प्रदेश में देवास में पटाखा फैक्ट्री में एक अग्नि दुर्घटना हुई थी। उसमें भी सरकार ने तय किया है कि एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन उसमें किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर इस न्यायिक जांच के बाद जो परिणाम आएगा उसकी एक कार्रवाई भी करने में हम सरकार सक्षम हो सके, इस बात के लिए निर्णय किया गया था। यही तो बना है। मुझे लगता है कि एक बार जब इस तरह से एक रिटायर्ड हमारे जो है जस्टिस उसमें उसके सदस्य होंगे, एकल सदस्यीय जांच समिति बनी है, अनुसमर्थन किया है उसका। पहले उसको दल गठित किया गया था, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है और उनके जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई के लिए सरकार पड़ेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।